हाय, दिस इज रीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी ईवीएस की सीरीज। एंड हमारे इस प्लेटफॉर्म में रीशु साइंस एकेडमी पे हमारी दो सीरीज चल रही है। एक तो साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम साइंस की थ्योरी प्लस पेडागोजी दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो 30 मार्क्स की साइंस आती है पेपर 2 के लिए वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा हम ईवीएस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, उसमें भी 30 मार्क्स की जो थ्योरी है प्लस पेडागोजी है दोनों ही पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऋषु साइंस एकेडमी पे ये दोनों ही सीरीज चल रही है, साइंस की भी और ईवीएस की भी। ठीक है, तो आज हमारी ईवीएस की सीरीज में आज है हमारा डे 6 और हम टोटल 15 क्वेश्चन की सीरीज करते हैं अपनी हर वीडियो में। और ये वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं मंडे टू फ्राइडे। इसमें ईवीएस की भी आपको क्लास मिलेगी, साइंस की भी मिलेगी, साइंस पेडागोजी की भी, और इसके अलावा थ्योरी की भी। ठीक है, मतलब ईवीएस की जो पेडागोजी और थ्योरी है वो तो एक कंबाइंड फॉर्म में ही मिल रही है आपको, ईवीएस की आपको एक ही क्लास मिल रही है। बट साइंस की बात करूँ तो साइंस की थ्योरी की सेपरेट क्लास मिलती है और पेडागोजी की सेपरेट क्लास मिलती है। ठीक है, तो 5 डेज में हम ईवीएस और जो साइंस है ऑल्टरनेट डे पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आज डे 6 है हमारा और आज के 15 क्वेश्चन को मिला के ईवीएस के टोटल हो जाएंगे आपके 90 क्वेश्चंस। तो इसी तरह 15 क्वेश्चन की सीरीज हम कर लेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और साइंस की थ्योरी एक बारी कंप्लीट हो जाए, थ्योरी प्लस पेडागोजी दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके भी 30 क्वेश्चंस की या 15 या 10 क्वेश्चंस की जो सीरीज है ना वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस एकेडमी पे मिलेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इमेजेस के थ्रू जहां जहां मुझे नीड लगी है। आज ना एक चैप्टर भी है, इसमें एक चैप्टर की स्टोरी भी डिस्कस करेंगे। तो जहां जहां मुझे लगा कि एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी चाहिए वहां वो सब चीजें मैंने ऐड की हैं, पिक्चर्स ऐड की हैं, तो इनके थ्रू हम समझेंगे ताकि आपको इजिली जो है चीजें क्लियर हो जाएं। एंड नोट्स आपको ये जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन की डिटेल्ड, मतलब हर क्वेश्चन तो नहीं कहूंगी बट मैक्सिमम क्वेश्चन की डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जहां पे जरूरी है उसकी मैंने ऐड की है, जहां पे जरूरी नहीं है वहां मैंने ऐड नहीं किया। बट जहां मुझे लगा कि जरूरी है ये चीजें ऐड करना, कुछ इमेजेस ऐड करना, पिक्चर्स ऐड करना, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना, वहां पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एलॉयज ओनली। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। इसमें से हमें बताना कि एलॉय कहाँ है, एलॉय कौन से है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलॉय एक्चुअली होता क्या है। एलॉय क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स या मोर देन टू मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, या फिर मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल्स। या तो दो मेटल्स या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर होगा या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होगा, उसे हम कहेंगे एलॉय। ठीक है, तो एलॉय क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं मेटल्स के या फिर मेटल और नॉन मेटल्स के। सो एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स और अ मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड अनदर एलिमेंट। फॉर अनदर एलिमेंट मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। एलॉयज आर डिजाइन टू हैव प्रॉपर्टीज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर कॉम्पोनेंट एलिमेंट्स। मतलब जो एलॉयज जिस एलिमेंट से बने हैं ना, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है अपने एलिमेंट से बिल्कुल अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रास की बात करूं तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो जो कॉपर और जिंक की प्रॉपर्टी होगी ना, वो उनकी प्रॉपर्टी ब्रास से बिल्कुल डिफरेंट होगी। मतलब ब्रास जो हम बना रहे हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर और जिंक। तो जो ब्रास की प्रॉपर्टीज होंगी ना वो कॉपर और जिंक से डिफरेंट होंगी, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं अपने कॉम्पोनेंट एलिमेंट से अलग हो जाती हैं। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलॉय इंक्लूड स्टील, ब्रास एंड ब्रोंज। ये कुछ कॉमन एलॉय है। स्टील जो है इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ये आपको याद रखना है कि स्टील किस चीज का अलॉय है, स्टील किससे मिलकर बना है। सो स्टील इज अ अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, समटाइम विद अदर एलिमेंट्स टू एनहांस इट्स प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए कुछ और एलिमेंट भी ऐड कर दिए जाते हैं, बट मेनली इट इज अ अलॉय ऑफ आयरन और कार्बन। सेकेंड है ब्रास। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास किसका अलॉय है? इट इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, और इसमें दोनों ही मेटल्स हैं। स्टील में अगर आप देखें ना तो आयरन इज अ मेटल एंड कार्बन इज नॉन मेटल, बट ब्रास जो है इट इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, और कॉपर और जिंक दोनों ही क्या है? मेटल है।
थर्ड जो है ब्रोंज, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन का अलॉय है। सम टाइम विद अदर एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस एंड और एल्यूमिनियम, कई बार इसमें फॉस्फोरस और एल्यूमिनियम को भी ऐड कर दिया जाता है इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। सो ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, और सम टाइम इसमें फॉस्फोरस और एल्यूमिनियम भी आपको देखने को मिलेगा। बट अगर पेपर में आता है कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, या फिर कॉपर और टिन और फॉस्फोरस, तो तीनों मतलब कॉपर टिन और फॉस्फोरस वाला ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है। तो ये तीनों अलॉय हो गए। तो अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एलॉय ओनली। तो ब्रास, ब्रोंज, लिथियम, लिथियम तो नहीं है, ब्रास और ब्रोंज तो है बट लिथियम नहीं है। सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, स्टील, एल्यूमिनियम भी एलॉय नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं है, स्टील तो है बट हमें ऐसा ऑप्शन टिक करना है जिसमें तीनों ही हो, स्टील, ब्रास, टिन। स्टील और ब्रास तो है बट टिन नहीं है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है स्टील, ब्रास एंड ब्रोंज, तो स्टील, ब्रास, ब्रोंज तीनों ही क्या है, एलॉय है ये, ठीक है। स्टील, ब्रास और ब्रोंज क्या है, एलॉय है। ओके, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, और आजकल असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जब से ऑनलाइन हुआ है पेपर, अब तो ऑफलाइन ही हो रहा है बट ऑनलाइन जब से पेपर हुआ था उसके बाद से इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। सो असर्शन एक स्टेटमेंट है और उसका रीजन दिया हुआ है। असर्शन है कि स्टोरीज एंड नरेटिव्स हैव बीन यूज्ड थ्रू आउट द ईवीएस टेक्स्ट बुक्स। रीजन दिया है कि ऑब्जेक्टिव इज टू सेंसिटाइज द चाइल्ड सिंस ही और शी कैन एम्फेथाइज विद कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी और नरेटिव। टेक्स्ट बुक शुड सेंसिटाइज द चाइल्ड टू वाइड डिफरेंस दैट एग्जिस्ट विद इन आवर सोसाइटी। मतलब स्टेटमेंट है, अभिकथन है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। मैक्सिमम स्टोरीज आपको मिलेंगी उसमें देखने को, नरेटिव्स आपको मिलेंगे। इसका कारण ये है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना है, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। जो स्टोरीज दी होती है बच्चा उनको खुद से रिलेट करता है, तो इसलिए जो ईवीएस की बुक्स हैं उसमें काफी स्टोरीज और नरेटिव्स दिए जाते हैं। तो इसमें क्या है ना, असर्शन और रीजन दोनों ही सत्य हैं। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ट्रू हो जाएगा कि जो स्टोरीज और नरेटिव्स हैं उनके थ्रू ईवीएस टेक्स्ट बुक्स में मैक्सिमम वो दी जाती हैं, और वो इसलिए दी जाती हैं क्योंकि बच्चा जो है खुद को उन स्टोरीज से रिलेट करता हुआ चीजों को सीख रहा है। सो दैट्स व्हाई असर्शन और रीजन दोनों ही इसमें सत्य हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अर्थ का जो वॉल्यूम है उसमें 1% क्रस्ट है, 84% मेंटल है, 15% जो है कोर है। अब उसके लिए आपको अर्थ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इस तरह से हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है, अर्थ क्रस्ट है, फर्स्ट लेयर है हमारी अर्थ क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल, मेंटल के बाद है कोर, जिसमें इनर कोर और आउटर कोर टू पार्ट्स में डिवाइड है कोर, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट, सेकंड लेयर है मेंटल, थर्ड लेयर है इनर कोर। तो आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हमारा ये मेंटल है, एक मिनट, जो मेंटल है वो कितना परसेंट दिया हुआ है, मेंटल है 84%, कोर है 15% और क्रस्ट है 1%। सो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है दिस इज ट्रू। क्रस्ट जो है ना दिस इज 1% वॉल्यूम वाइज अगर देखा जाए तो, और जो मेंटल है 84% वॉल्यूम जो है ये कवर करता है, और क्रस्ट जो है 15% वॉल्यूम कवर करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। सॉरी, कि फर्स्ट 1% क्रस्ट है, 84% मेंटल है, 15% कोर है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द असर्शन ए एंड रीजन आर बिलो द एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है ट्रेवलर्स लाइक अल बुरूनी एंड इवन बतूता ट्रेवल्ड फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, कि जो ट्रैवलर्स थे ना, अल बुरूनी की स्टोरी तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। अल बुरूनी एंड इवन बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की, कि वो भारत से दूसरे देशों में गए। रीजन है कि ट्रैवलिंग लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, कि यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है।
तो जो सेकंड ऑप्शन है रीजन, ये तो ट्रू है कि यात्रा से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। सेकंड जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है असर्शन, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज जो ट्रैवलर थे अल बरूनी और इवन बतूता, इन्होंने इंडिया से ट्रैवल नहीं किया था डिफरेंट कंट्रीज में, ये डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया में आए थे। तो जो अल बरूनी थे, अल बरूनी आए थे अल बरूनी आए थे उज्बेकिस्तान से। कहाँ से आए थे ये? उज्बेकिस्तान से। और अगर इवन बतूता की बात करें तो इवन बतूता मोरक्को से आए थे। इवन बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से। मोरक्को से इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया में ट्रैवल किया था, ना कि इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज में। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत होगी आपकी, और सेकंड स्टेटमेंट जो है सही है। तो ए गलत है, बट आर जो है दैट इज ट्रू। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an EVS teacher asked her students to imagine and answer what would have happened if all birds were killed at once from earth. Such a question is कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता कि सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता तो क्या होता। इसके ऊपर उसने बच्चों से पूछा कि अपना अपना आंसर दो कि क्या होता अगर ऐसा होता। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का जो प्रश्न है, ये किस तरह का प्रश्न है? मीन्स ये कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, या फिर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्वेश्चन नहीं है। कन्वर्जेंट क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कन्वर्जेंट क्वेश्चन होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन बताना है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन बताना है, जैसे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन है। बट इसमें बच्चे अपनी जो तथ्य है, अपने जो विचार हैं वो प्रकट करेंगे, अपने विचार रखेंगे। तो उनको वन वर्ड में आंसर नहीं देना है, उनको अपने विचार प्रकट करने हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डाइवर्जेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसमें हर बच्चे का अपना अपना अलग ओपिनियन हो सकता है। तो ये जो है डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसकी कोई सीमा नहीं होगी, हर मतलब कि इतने वर्ड्स में देना है, इतने वर्ड्स में देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बच्चों के मन में जो विचार आएंगे वो अपने विचारों को प्रकट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज डाइवर्जेंट क्वेश्चन। अब सारी सोच वाला प्रश्न है ये, अब सारी प्रश्न है। ठीक है, दिस इज डाइवर्जेंट क्वेश्चन। और अगर हम बात करें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चा हाइपोथेसिस करके एक्सपेरिमेंट करता है, फिर उस चीज को प्रूव करता है। पहले वो एज्यूम करेगा, ठीक है, एज्यूम करके बच्चा जो है उसको टेस्ट करेगा, एक्सप्लेन करेगा विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट। बट अगर फिलोसफिकल क्वेश्चन की बात करें तो फिलोसफिकल क्वेश्चन में क्या होता है ना, हम किसी भी चीज को सोचते हैं एंड उस पर फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, उस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, उसमें हम टेस्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। बट हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बच्चा जो क्या करता है, पहले एज्यूम करेगा चीजों को, हाइपोथेसाइज करेगा, एज्यूम करेगा, उसके बाद टेस्ट करेगा, एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को प्रूव करेगा। बट जो फिलोसफिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें थिंक करके, सोच के रिफ्लेक्ट करना होता है, इसमें हमें प्रूव नहीं करना, इसमें हमें प्रैक्टिकल नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रूथ। तो ट्रूथ को प्रूव करने के लिए कोई एग्जाम्पल मतलब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम, तो उसको हमें बताना है, रिफ्लेक्ट करना है अपने विचारों के थ्रू कि ट्रूथ क्या है, हैप्पीनेस क्या है। तो उसको, इस चीज को डिफाइन करना है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते लेबोरेटरी में, है ना। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फिलोसफिकल क्वेश्चन। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर था डाइवर्जेंट क्वेश्चन। ये किस तरह का क्वेश्चन था? डाइवर्जेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5 देयर इज अ रियल स्टोरी ऑफ सूर्यमणि हु लिव्स इन झारखंड। The chapter depicts tribal life and role of Suryamani. Select the most appropriate aspect addressed by the chapter relevant for the students. कि एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। ये अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है हमें टिक करना है कि इन चारों में से कौन सा एक सही ऑप्शन होगा इस चैप्टर से रिलेटेड।
तो ये जो चैप्टर है ना सूर्यमणि का चैप्टर है, एक चैप्टर है क्लास 5 का, उसका नाम है हुज फॉरेस्ट, कि जंगल किसके हैं। ठीक है, तो एक चैप्टर है जिसमें ट्राइबल लोगों की स्टोरी है, आदिवासी लोगों की स्टोरी है, और उसमें से एक लेडी थी, मतलब हैं सूर्यमणि, उनकी स्टोरी है कि किस तरह से उन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन जो है स्टार्ट किया था। सो ये जो चैप्टर है एक्चुअली लाइफ ऑफ आदिवासी ट्राइबल पीपल के बारे में बताता है। द चैप्टर डिस्क्राइब हाउ क्लोजली द लाइव्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज आर इंटरविंटेड विद द फॉरेस्ट, कि कैसे उनकी जो लाइफ है, उनकी जो कम्युनिटी है फॉरेस्ट के साथ कनेक्टेड है। इंटरवाइंड मतलब कनेक्टेड है। दे डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, फूड, मेडिसिन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। वहाँ के जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी जो लाइफ है, उनको हर चीज के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है और रहते हैं वो, और फॉरेस्ट से उनको लाइवलीहुड होता है, इनकम। फॉरेस्ट जो है उनकी इनकम का सोर्स है, खाने का सोर्स है, मेडिसिन वहां से उनको मिलती हैं, हर्ब्स वगैरह, और कल्चरल प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो लाइफ है आदिवासी लोगों की, वो जंगल पे डिपेंड करती है। तो सूर्यमणि जो है झारखंड में रहती हैं। इट हाईलाइट सूर्यमणि डिटर्मिनेशन टू स्टडी हार्ड एंड वर्क विद द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। उन्होंने झारखंड के जंगल बचाओ आंदोलन में हिस्सा लिया था, एंड मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। शी एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था तोरंग को एस्टैब्लिश किया था। तोरंग का मतलब है जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। जो जहां वो रहती थी, कहाँ रहती थी वो, झारखंड में। तो झारखंड की जो लैंग्वेज है, झारखंड की जो लैंग्वेज है दैट इज कुडुक। जहां वो रहती थी, आदिवासी लोग जहां रहते थे झारखंड जंगल में, तो उनकी जो लैंग्वेज थी दैट वाज कुडुक। और कुडुक लैंग्वेज में जंगल का मतलब होता है तोरंग। मतलब ये जो तोरंग वर्ड है ना, इसका मतलब है जंगल इन विच लैंग्वेज, कुडुक लैंग्वेज। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था तोरंग, मतलब कि जंगल। एंड टू प्रमोट हर पीपल कल्चर और राइट्स, अपने वहां के लोगों के राइट्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको रखा था। ठीक है, तो तोरंग क्या था, तोरंग का मतलब होता है जंगल, कौन सी लैंग्वेज में, कुडुक लैंग्वेज में। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताया गया है, कि फॉरेस्ट किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट जो है, हमें फॉरेस्ट से ऑक्सीजन मिलती है, प्लांट से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। काफी सारे लोगों का जो है यहाँ पे घर है, प्लांट्स है, सॉरी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, कुछ लोग हैं आदिवासी जो वहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा द राइट टू एक्ट 2007 के बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है आपको, कि ये जो एक्ट है ये आया गया, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में आया था, जिसका जो मकसद था, मतलब ये एक्ट क्यों बनाया गया था, विच गिव फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज द राइट टू लिव इन द फॉरेस्ट, कि मतलब वो लोग जो आदिवासी लोग हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो वहां की चीजों को यूज कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज देयर ट्रेडिशनल राइट्स। ठीक है, उसके अलावा इस चैप्टर में, हुज फॉरेस्ट चैप्टर में एक और चीज बताई गई है, झूम फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, कि जो मिजोरम के लोग हैं ना, मिजोरम के जो लोग हैं वो झूम फार्मिंग करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। झूम फार्मिंग क्या होती है ना, एक्चुअली ये एक प्रोसेस है जिसमें मान लो किसी एक साल में ना किन्हीं मतलब लोगों ने एक लैंड को कल्टीवेट किया, उसने वहां पे गेहूं उगाई। ठीक है, वीट की फसल उसने ग्रो की। अब जब वीट की फसल हो जाएगी तो वो उसको कट करेगा। ठीक है, कट करके जब हार्वेस्टिंग होगी तो उसके बाद उस लैंड को बैरन छोड़ देगा, उस लैंड को बैरन छोड़ देगा कुछ टाइम के लिए। वो लैंड बैरन होगा तो वहां पे बैरन लैंड पे कुछ अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स जो है वो ग्रो करेंगे। कुछ भी पेड़ पौधे अनवांटेड प्लांट वहां ग्रो कर जाएंगे। अब क्या होगा, जब ये प्लांट्स यहाँ ग्रो करेंगे, ठीक है, और ये प्लांट्स ग्रो करके सूख सक जाएंगे, तो क्या करेंगे, इन प्लांट्स को यहाँ से हटा देंगे, कट कर देंगे, एंड फिर इसको यहाँ पे बर्न कर देंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो लैंड होगा ये फर्टाइल हो जाएगा फिर से, एंड फिर से इस पे सेकेंड टाइम जो है नेक्स्ट जो क्रॉप है वो ग्रो करेंगे। ठीक है, तो झूम फार्मिंग का मतलब है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसका मतलब है कि उस प्रॉपर लैंड पे जब हम किसी क्रॉप को ग्रो करेंगे, तो ग्रो करने के बाद हार्वेस्टिंग के बाद उस लैंड को बैरन छोड़ देंगे ताकि उस पर कुछ वीड्स वगैरह ग्रो करें। और जब वो वीड्स ग्रो करेंगे तो उसको कट करके बर्न कर देंगे ताकि वहां की जो लैंड है ना वो कल्टीवेट हो जाए, वो फिर से क्या हो जाए, फर्टाइल हो जाए। तो ये एक प्रोसेस है जो कहाँ के लोग करते हैं, मिजोरम में इस प्रोसेस को अपनाया जाता है, और जिसको झूम फार्मिंग भी कहते हैं।
और उसके अलावा जो मिजोरम में यूनिक लॉटरी सिस्टम होता है कि उनकी ना लॉटरी निकाली जाती है। जैसे कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के नाम की लॉटरी, पर्ची सिस्टम है ना, पर्ची सिस्टम होगा। हर पर्ची में कुछ लोगों के नाम लिखे जाएंगे कि ये वाला लैंड इसको मिलेगा, ये वाला लैंड इसको मिलेगा। कि ऐसा नहीं है कि परमानेंट नहीं होता वहां किसी का भी लैंड की, जैसे हमारे यहाँ होता है कि ये लैंड हमारा है, ये लैंड हमारा, ये किसी और का है, ये किसी और का, ऐसा नहीं है। उनको क्या होगा, पर्ची सिस्टम, लॉटरी सिस्टम निकाला जाएगा कि इस बार ये वाला जो लैंड है, ए लैंड या बी लैंड या सी लैंड, तो इस लैंड को कौन कल्टीवेट करेगा, तो उसकी एक पर्ची निकाली जाएगी। बी लैंड को कौन कल्टीवेट करेगा, उस नाम की पर्ची निकलेगी। तो इस तरह से जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वो वहां पे फसल को ग्रो करेगा। ठीक है, तो इस तरह का यूनिक लॉटरी सिस्टम होता है कहाँ पे, मिजोरम में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने झारखंड के बारे में पढ़ा एंड मिजोरम के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो झारखंड जो है, अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पे है, कहाँ प्रेजेंट है, बिहार के पास, बिहार है ना, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बिहार के साउथ में है झारखंड, और वेस्ट बंगाल, बंगाल के इस साइड वेस्ट में है झारखंड। ठीक है, और उड़ीसा के नॉर्थ में है एंड छत्तीसगढ़ के ईस्ट में है। तो इस तरह से बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में झारखंड प्रेजेंट है। और मिजोरम कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे मिजोरम जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है मिजोरम। ठीक है, जो यहाँ प्रेजेंट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ठीक है, तो मैप में आपको लोकेशन पता चल गई कि झारखंड कहाँ है, मिजोरम कहाँ है। दो स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा अपने इस चैप्टर में। ओके, तो अब क्वेश्चन पे वापिस आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑप्शंस थे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एस्पेक्ट जो था हमें इस चैप्टर से रिलेटेड वो टिक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉपुलर परसेप्शन एंड बायसेस अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटीज, कि ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में बायसनेस दिखाई गई है इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई धारणा नहीं बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं हमने देखा इस चैप्टर में। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट की जो कम्युनिटीज हैं, जो आदिवासी लोग हैं, और फॉरेस्ट जो है उसके बीच में काफी जो रिलेशन, क्लोज रिलेशनशिप है वो दिखाया गया है इस चैप्टर में। दिस इज ट्रू। गर्ल्स एजुकेशन हाउ चेंजेस देयर लाइफ, गर्ल एजुकेशन मतलब सूर्यमणि जब को पढ़ाया गया, उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद उन्होंने काफी कुछ किया अपने गाँव के लिए, फॉरेस्ट के लिए। तो किस तरह से गर्ल एजुकेशन जो है उन्होंने उसकी लाइफ को, एजुकेशन ने उसकी लाइफ को चेंज किया, ये हमने देखा इस चैप्टर में। उसके अलावा फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज्ड बाय ट्राइब्स, फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको जो ट्राइबल्स वहाँ के यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो ये जो बी सी डी ऑप्शन है ये तीनों ही सही हैं। सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा इसका, बी सी एंड डी। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नहीं होगा, कि जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने इस चैप्टर में, क्योंकि हमें इस चैप्टर से रिलेट करते हुए बताना ना। तो इस चैप्टर में से बायसनेस के बारे में नहीं पढ़ाया गया। इसमें से फॉरेस्ट के बारे में बताया गया, किस तरह से फॉरेस्ट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये पढ़ाया गया इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा, एक चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। आज के इसमें एक ही चैप्टर की स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन आर कंसीडर्ड टू बी वोल्केनिक इन ओरिजिन। तीन माउंटेन्स आपको दिए गए हैं, तीनों में से बताना है कौन से माउंटेन जो है वोल्केनिक है इन ओरिजिन। वोल्केनिक इन ओरिजिन का मतलब होता है जिसकी वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू ओरिजिनेट हुआ हो। मतलब देखो, वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, ऐसे माउंटेन्स होते हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। देखो आपने अभी पढ़ा ना कि जो अर्थ है, अर्थ की इस तरह से अर्थ क्रस्ट होता है, सबसे ऊपर की लेयर क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, मेंटल के बाद आउटर और इनर कोर है ना। इस तरह से अर्थ की लेयर्स हैं। तो अर्थ की जो मेंटल लेयर है, जहां पे मैग्मा प्रेजेंट है, मैग्मा क्या होता है, मोल्टन आयरन, आयरनी रॉक, आयरन और रॉक। मैग्मा क्या है, मोल्टन रॉक है, मतलब पिघली हुई चट्टानों को हम कहते हैं मैग्मा। तो मैग्मा रॉक जो है प्रेजेंट है मेंटल में, और जब अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा ना कि बर्स्ट करके यहाँ का जो लावा है, यहाँ का जो लावा और ऐश है, ये बर्स्ट करके बाहर निकल आएगा। ये जो लावा और ऐश है बर्स्ट करके जब बाहर निकल आएगा, तो जैसे ही बाहर निकलेगा तो इसको हम कहते हैं वोल्केनो, है ना, इसे हम कहते हैं वोल्केनोज। तो जब ये वोल्केनो फट के बाहर आएगा तो क्या होगा कि ये जो वोल्केनोज है ना, एक तो ये वी शेप, कॉनिकल शेप के होते हैं, ठीक है। और ये वोल्केनो जब यहाँ जम जाएंगे, ठंडा हो जाएगा, जब वोल्केनो शांत हो जाएगा, तो जब ये जम जाएगा तो इस
से जो माउंटेन बन रहा है इसे हम कह रहे हैं वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। और ये जो वोल्केनिक माउंटेन है इट आर फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी टिपिकली थ्रू द accumulation of lava and ash. These mountains are often characterized by their conical shapes and are found in regions with active or extinct volcanoes. या तो एक्टिव वोल्केनो होगा या एक्सटिंक्ट वोल्केनो होगा। एक्टिव वोल्केनो होता है जो मतलब एक बार वहां पे लावा फटा है, वो माउंटेन बना है, फिर से आने के चांसेस होते हैं, फिर से उसको फटने के चांसेस होते हैं, उस टाइप के वोल्केनो को कहेंगे एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब आया है बट फिर से कभी उसके बाद फिर कभी आया नहीं, एक बार तो आया है, आने के चांसेस हैं, बट उसके बाद कभी नहीं आया है, उस टाइप के वोल्केनो कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं। ऐसे माउंटेन जिनकी फॉर्मेशन जो है वोल्केनिक एक्टिविटी से हो रही है, ठीक है, और उसके बाद जो लावा और ऐश है वो वहां एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। तो ऐसे कुछ माउंटेन्स हैं लाइक माउंटेन किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है एंड इट इज डोरमेंट स्ट्रेटोवोल्केनो एंड इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। डोरमेंट स्ट्रेटोवोल्केनो का मतलब होता है, डोरमेंट का मतलब है कि डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनो का मतलब है कि एक्टिव वोल्केनो उसके बाद वहां आया नहीं है बट हाँ आने के चांसेस हैं, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज डोरमेंट स्ट्रेटोवोल्केनो। ओके, और ये माउंटेन किलिमंजारो माउंटेन जो है इट इज लोकेटेड इन तंजानिया। कहाँ है ये? तंजानिया में है, अभी आगे मैप में भी दिखाऊंगी। And it is the highest peak in Africa. It comprises 3 volcanic cones. इसके जो 3 volcanic cones हैं इस तरह से, कीवो, मवंजी एंड शीरा। कीवो, मवंजी एंड शीरा। चलो इमेज दिखाती हूँ। ये जो किलिमंजारो तंजानिया में माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन, इसकी इस तरह से 3 कोन है, मवंजी, कीवो जो हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है, एंड शीरा रिज, ठीक है। मोवेंजी, कीवो एंड शीरा रिज 3 वोल्केनिक इस तरह से ओपनिंग है इसकी, ठीक है। ये कहाँ है? माउंटेन किलिमंजारो तंजानिया में। वहीं जो दूसरा माउंटेन है, माउंटेन फूजी, ये जो है एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है, इट इज लोकेटेड इन जापान। कहाँ पे है ये? जापान में है। ये है जापान में स्ट्रेटोवोल्केनो, ये माउंटेन फूजी, ये इस तरह से वोल्केनो है, जापान में है, और ये क्या है? एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन है। एक्टिव है ये, मतलब इसमें वोल्केनिक इरप्शन जब हुई थी, जब ये वोल्केनो बना है, उसके बाद फिर से एक बार यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो। और कहाँ पे है ये? जापान में। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन जापान एंड इज अ सिंबल ऑफ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये दो जो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं दिए हुए हैं, माउंटेन किलिमंजारो, फुजियामा। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन आर कंसीडर्ड टू बी वोल्केनिक इन ओरिजिन। तो कौन से माउंटेन जो है वोल्केनिक है इन ओरिजिन? सो माउंटेन किलिमंजारो एंड उसके अलावा फुजियामा, ये दोनों ही माउंटेन्स जो है वोल्केनिक ओरिजिन के हैं। बट अगर एल्प्स की बात करें, तो एल्प्स जो है ना, ये जो है मेजर माउंटेन रेंज है एंड इट इज लोकेटेड इन यूरोप। ये यूरोप में लोकेटेड है और ये पूरी माउंटेन की रेंज है जो 7 कंट्रीज में फैली हुई है। 7 कंट्रीज में फैली हुई है यूरोप के। 8 यूरोप की 8 कंट्रीज हैं, वहां पे ये जो रेंज है एल्प्स की माउंटेन रेंज, ये फैली हुई है। और वो 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपको नाम पता होने चाहिए। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, इटली, और उसके अलावा मोरक्को भी है। इटली, फ्रांस और मोरक्को जो है ना यहाँ बीच में प्रेजेंट है। इटली और फ्रांस के बीच में मोरक्को प्रेजेंट है। तो टोटल 8 कंट्रीज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो रही है ना ये। 1 2 3 4 5 6 8 है टोटल। एक बार चेक कर लेती हूँ। 7 मोरक्को एंड 8 एक और है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। एक मिनट, अच्छा इसके अलावा जर्मनी एक कंट्री है, जर्मनी यहाँ पे मेंशन नहीं है, जर्मनी भी आएगी, ठीक है। तो ये टोटल 8 कंट्रीज हैं। इटली, मोरक्को, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड लिechtenstein एंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ये 8 कंट्रीज हैं टोटल जो एल्प्स की रेंज को शेयर करती हैं। मतलब एल्प्स की जो रेंज है, माउंटेन रेंज, ये सभी ये यूरोप की जो 8 कंट्रीज है वहां प्रेजेंट है। एंड दे आर प्राइमली फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक फोर्सेस एंड नॉट
वोल्केनिक इन ओरिजिन, ये वोल्केनिक ओरिजिन की वजह से नहीं बनी है, टेक्टोनिक प्लेट की जो फॉर्मेशन है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये जो ये बनी है, एल्प्स की माउंटेन रेंज ये बनी है। एक मिनट जो, एक तो ये पेन मेरा आज ना, ठीक है। तो ये जो माउंटेन्स है एल्प के, इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं, एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ, कैसे बना है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, और टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आपने पढ़ा है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो क्योंकि हर कंट्री, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो सारी प्लेट्स, इस तरह से प्लेट्स हैं उसमें, तो ये जो प्लेट्स हैं इनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो ये किस तरह से फॉर्मेशन हुई है एल्प्स के माउंटेन रेंज की, बिकॉज ऑफ ये जो एल्प्स है ना, इसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं, एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट्स, ओके। और इसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं, वोल्केनिक माउंटेन नहीं कहते। वोल्केनिक माउंटेन जो है, कुछ और एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन है, जैसे जो एक्टिव है, सिर्फ एक्टिव की बात कर रही हूँ, जो एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन है, वैसे तो वोल्केनिक माउंटेन और भी काफी सारे हैं, किसी और वीडियो में सबके नाम शेयर करूंगी, बट एक्टिव वोल्केनो के मैं नाम आपको बता देती हूँ अभी। एक्टिव वोल्केनो है हमारे, एक तो ये हो गया माउंट फूजी जो जापान में है, उसके अलावा माउंट वेसुवियस जो कहाँ पे है, इटली में है, ये भी एक एक्टिव वोल्केनो है, वोल्केनिक माउंटेन है, सॉरी। एंड उसके अलावा थर्ड वन इज, उसके अलावा, ठीक है। तो ये थी एल्प्स माउंटेन की रेंज जो यूरोप की 8 कंट्रीज में फैली हुई है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज माउंटेन किलिमंजारो और फुजियामा, और एल्प जो है वो वोल्केनिक ओरिजिन नहीं है माउंटेन का, ये फोल्ड माउंटेन है, दिस इज फोल्ड माउंटेन, क्लियर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है ए एंड बी, ओके। आई होप आपको वोल्केनिक माउंटेन्स जो है वो क्लियर हुए होंगे कि वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, किस तरह से इनका ओरिजिन होता है। ये माउंटेन किलिमंजारो जो तंजानिया में है, और माउंटेन फूजी जो जापान में हमने डिस्कस किया, उसके अलावा किसी और दिन ना बाकी जितने भी वोल्केनिक माउंटेन्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। और ये एल्प्स के माउंटेन रेंज है जो 8 कंट्रीज में फैली हुई है यूरोप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। स्टेटमेंट ए है crows build nest on very low branches on a tree, and statement B है weaver bird stitches 2 leaves to make it nest। कि कथन ए क्या कह रहा है कि जो कौवा है पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है, उसके अलावा जो बीवर पक्षी है 2 पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कौवा जो है पेड़ की निचली डाल पे घोंसला बनाता है, दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, बिकॉज जो कौवे है ना टॉल ट्रीज पे, सबसे ऊपर हाइट पे जो है वहां पे अपना घोंसला बनाता है, नीचे नहीं बनाता, सबसे ऊपर बनाता है टॉल ट्रीज पे। उसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है कि बीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं ये अपना घोंसला ग्रास और प्लांट फाइबर्स को जोड़ के बनाते हैं, ग्रास और प्लांट फाइबर्स को मिक्स करके अपना घोंसला बनाते हैं, और काफी सुंदर सा घोंसला बनाता है, और फ्लास्क शेप में होता है, और इनके घोंसले जो है पेड़ से इस तरह से नीचे की तरफ लटक रहे होते हैं, जो कि फ्लास्क शेप के होते हैं, ठीक है, बीवर वर्ड के। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है, ए और बी दोनों ही गलत है, इसका जो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर wrong, okay। next question है, read the following assertion and reason and choose the correct option। assertion है people can easily float on the surface of water of Dead Sea even if they do not know how to swim। reason है Dead Sea has 300 gram of salt in 1 liter of water making it the sea having highest salt concentration। कि अभिकथन एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है, सी में ना वो आसानी से फ्लोट कर सकता है कोई भी पर्सन। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, कि 1 लीटर पानी में, मान लो ये 1 लीटर वाटर है,
1 लीटर वाटर है तो इसमें 300 ग्राम जो है ना सॉल्ट का अमाउंट प्रेजेंट होगा। अगर सी वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पीपल कैन इजीली फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर ऑफ डेड सी इवन इफ दे डू नॉट नो हाउ टू स्विम, दिस इज ट्रू। बिकॉज क्या होता है ना, जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें सॉल्ट का अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि सॉल्ट वाटर की जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उस पे जो बॉइंट फोर्स लगती है, बीएफ लिख रही है यहाँ में, जो बॉइंट फोर्स होती है, बॉइंट फोर्स क्या होती है, किसी भी चीज की ऊपर की तरफ जो फोर्स, जैसे वाटर है, वाटर में जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई चीज है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट को डूबने नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ नीचे से एक फोर्स लग रही है, उस फोर्स को हम कहते हैं बॉइंट फोर्स। तो ये जो बॉइंट फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, अगर कोई वाटर है या कोई सॉल्यूशन है, उसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा उस पर बॉइंट फोर्स लगती है। तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से बॉइंट फोर्स भी इस पे ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से उसमें जो भी चीज जो है फ्लोट करेगी, कोई भी चीज डूबेगी नहीं, सिंक नहीं करेगी, फ्लोट करेगी, बिकॉज वाटर जो सी वाटर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से बॉइंट फोर्स ज्यादा लग रही है, और कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें डूबेगा नहीं, सिंक नहीं करेगा, फ्लोट करेगा। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, उसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है ना कि 1 लीटर वाटर में देखा जाए तो 300 ग्राम नमक होता है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर आस्क्ड हिज स्टूडेंट to consult their family members to find out the names of different food items cooked by different methods like steaming, roasting, boiling, frying, etc. The most appropriate reason for this activity is to, सबसे ज्यादा appropriate, Samar asked his student to consult their family members to find out the name of different food items cooked by different methods like steaming, roasting, boiling, frying, etc. The most appropriate reason for this activity is to, कि समर अपने छात्रों से, अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। तो सबसे उपयुक्त कारण डैश है, वो अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी क्यों दे रहा है? To encourage experimentation, improve social interaction, provide opportunity for children to work in groups, या फिर encourage homework। तो वो इस तरह की एक्टिविटी इसलिए कर रहा है ताकि बच्चे जो है सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। सो ही इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, वो क्या कर रहा है कि बच्चों, दिस एक्टिविटी इज टू इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, का जो सोशल इंटरेक्शन है, किस तरह से इंटरेक्ट करना है, वो इस चीज को सुधार सके। तो सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना जो है राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट एक्सपीरियंशियल स्ट्रेटेजी इन टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? कौन सी एक्टिविटी जो है एक्सपीरियंशियल स्ट्रेटेजी को शो कर रही है? इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक्सपीरियंशियल स्ट्रेटेजी को दिखा रहा है? तो डिस्कशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, फील्ड ट्रिप है, या फिर आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है। तो इसमें डिस्कशन में भी बच्चे, देखो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें बच्चा जो है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा जहां एक्टिव है, तो डिस्कशन में बच्चा एक्टिव होगा, फील्ड ट्रिप में भी बच्चा एक्टिव होगा, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में भी बच्चा एक्टिव होगा। बट जहां डेमो की बात की जाए तो डेमोन्स्ट्रेशन में बस वो दिखा रहा है, शो कर रहा है, टीचर उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, टीचर जो है डेमो दे रहे हैं, तो उसमें बच्चा एक्टिव नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन जो है टीचर दे रहा है तो इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, इसमें टीचर एक्टिव है। हमें वो बताना है जहां पे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो डिस्कशन, फील्ड ट्रिप, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, तीनों ही ऑप्शन में बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ए, सी और डी ऑप्शन जो है इसके राइट ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट ऑप्शन होगा आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ईवीएस करिकुलम इज फ्रेम्ड विद इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। सेकंड है, पियाजे's ideas about children learning with his in-depth study of children represent the social constructivist perspective। ये जो पियाजे हैं, चलो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। ईवीएस का जो करिकुलम है इस तरह से बनाया गया है जिसमें बच्चा जो है सोशली जो है कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है।
सेकंड स्टेटमेंट है कि बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज जो पियाजे है ना, पियाजे क्या है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है। पियाजे क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, बाइगोस्की। बाइगोस्की जो है जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, बट जो पियाजे है, पियाजे किसकी बात करते हैं, कॉग्निटिव। पियाजे जो है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। पियाजे जो है पियाजे जो है वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, ना कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत होगी, क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, वाइगोस्की, जबकि पियाजे क्या है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज 7:30 PM इन इंडिया टुडे, इट इज 2 PM ऑफ द सेम डे। अगर इंडिया में 7:30 हो रहे हैं तो 2 PM ऑफ द सेम डे कहाँ पे, दो कहाँ के, मतलब शाम के 7:30 अगर इंडिया में बज रहे हैं तो शाम के 2 कहाँ बज रहे होंगे, तो 2 कहाँ बज रहे होंगे, लंदन में। ऐसा क्यों, देखिए, क्योंकि लंदन जो है ना इंडिया से 5.5 घंटे पीछे है, 5:30 आवर्स थोड़ा पीछे चल रहा है। इंडिया जो है 5:30 आवर्स आगे है लंदन के। देखो, इसके लिए जो टाइम डिफरेंस का जो टाइम जोन का डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक क्लास में भी किया था, और ये आपको याद रखना है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, इट इज UTC + 5:30। अब UTC क्या है, UTC क्या है, यूनिवर्सल टाइम है। UTC क्या है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम + 5:30। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम ऐसा टाइम है जो सारी कंट्रीज जो है इसको फॉलो करती हैं। तो UTC + 5:30 मीनिंग इट इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। इस टाइम से 5 और 5.5 घंटे आगे, ठीक है। अब इंडिया में अगर यहाँ पे क्वेश्चन था कि इंडिया में अगर 7:30 बज रहे हैं तो यहाँ पे क्या टाइम है, 2 कहाँ पे बज रहे होंगे, तो 2 लंदन में इसलिए बज रहे हैं क्योंकि लंदन जो है इंडिया से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि इंडिया जो टाइम फॉलो कर रहा है दैट इज UTC + 5:30, ठीक है। और जो लंदन का टाइम होता है दैट इज UTC + 00, मतलब 12 बज रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है 5.5 घंटे पीछे है इंडिया के। इंडिया में यहाँ 5:30 है UTC + 5:30, और लंदन में है UTC + 00, मतलब जो UTC का टाइम है वही इसका टाइम है लंदन का, ठीक है। सो ग्रीनविच मीन टाइम used in London UTC + 00 meaning there is a 5 hour and 30 minute difference between IST and GMI, ठीक है। So when it is 7:30 PM in India, it is 2 PM in London of the same day due to time difference. और 3 और ऑप्शन है, जापान, ढाका और कराची। जो जापान, ढाका और कराची हैं उनका जो स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज UTC + 9, कहाँ का है, जापान का। UTC + 6 कहाँ का है, ढाका का। UTC + 5 कहाँ का है, कराची का। तो ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया लंदन। क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी प्रमोट इंक्वायरी व्हाइल टीचिंग द थीम ट्रैवल। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय इंक्वायरी को बढ़ावा देती है। तो आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना कि सारे जो अलग अलग फोटोज हैं वो कलेक्ट कर ले, ये प्रमोट कर रहा है क्या ट्रैवलिंग को, इंक्वायरी को प्रमोट कर रहा है मतलब। सेकेंड है, आस्क स्टूडेंट टू नरेट देयर नेबर्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग, छात्रों से उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना। तो इसमें क्या है, बच्चा इंक्वायरी को प्रमोट कर रहा है। इंक्वायरी को किस तरह से प्रमोट कर रहा है, जब बच्चा अपने पड़ोसियों से पूछेगा कि कहाँ यात्रा की, कैसे यात्रा की, तो उनसे इंटरेक्ट करेगा। तो वो क्या है, इस चीज को प्रमोट कर, इंक्वायरी को प्रमोट करने में ये काफी हेल्पफुल है। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन है, आस्क स्टूडेंट टू मेक डिजिटल प्रेजेंटेशन ऑन विंटेज कार। डिजिटल प्रेजेंटेशन दे देना, इट डज नॉट प्रमोट इंक्वायरी। शोइंग पिक्चर ऑफ वेरियस प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन नियर बाय एरियाज, इसमें भी इंक्वायरी को प्रमोट कहीं नहीं कर रहा है। इंक्वायरी को प्रमोट करने के लिए बच्चे जो है इंक्वायरी को प्रमोट कर रहे हैं, जब ट्रैवलिंग थीम है उनका ट्रैवल, बट वो इंक्वायरी को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब पूछताछ को बढ़ावा देता है। तो पूछताछ को सेकंड ऑप्शन बढ़ावा देगा, कैसे, क्योंकि वो क्या करेगा, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आस्क करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, है ना।
पर्टिकुलर पर्सन को, तो यहाँ पे इंक्वायरी को वो प्रमोट कर रहा है। सेकंड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर फॉलोज द फॉलोइंग मेथड व्हाइल टीचिंग ईवीएस, थिंक, पेयर, शेयर, रेसिप्रोकल पेयर ट्यूटरिंग, जिक्सॉ स्ट्रेटजी एंड पेयर रिव्यू, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो ये किस चीज के एग्जांपल है? पेयर ग्रुप लर्निंग के, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के, डिडैक्टिक अप्रोच के, या फिर इंडक्टिव अप्रोच के। तो ये जो है ना पेयर ग्रुप लर्निंग के एग्जांपल्स हैं ये चारों ही। थिंक, पेयर, शेयर, रेसिप्रोकल पेयर, जिक्सॉ स्ट्रेटजी, पेयर रिव्यू, ये पेयर ग्रुप लर्निंग के एग्जाम्पल है, ना कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में तो बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटीज करता है, करके सीखता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा तो ये सेकंड ऑप्शन तो है नहीं। उसके अलावा जो डिडक्टिव अप्रोच है, इसमें टीचर जो है डायरेक्ट स्पीच देता है क्लास में, डायरेक्ट जो है लेक्चर मेथड जो हो गया, दैट इज डिडक्टिक अप्रोच। तो और जो उसके अलावा फोर्थ अप्रोच है इंडक्टिव अप्रोच, जहां पे टीचर जो है बच्चे को एग्जाम्पल से प्रिंसिपल की तरफ लेके जाता है। पहले वो एग्जाम्पल समझाएगा, फिर वो उसके रूल समझाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहा है, दैट इज इंडक्टिव अप्रोच। तो ना ही ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है क्योंकि बच्चा कोई हैंड ऑन एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ना ही डिडक्टिव अप्रोच है, टीचर कोई लेक्चर मेथड नहीं दे रहा है, ना ही इंडक्टिव अप्रोच है कि टीचर जो है एग्जाम्पल से प्रिंसिपल की तरफ लेके जा रहा है बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बच्चे जो है एक्टिवली, बच्चे जो है थिंक, पेयर, शेयर कर रहे हैं, रेसिप्रोकल पेयर ट्यूटरिंग कर रहे हैं, जिक्सॉ स्ट्रेटेजी कर रहे हैं और पेयर रिव्यू कर रहे हैं। तो ये सारी पेयर ग्रुप लर्निंग है। और इनमें क्या होता है, जो थिंक, पेयर, शेयर है उसमें क्या होगा, कुछ बच्चों का ग्रुप होगा, उसमें स्टूडेंट क्या करेगा, पहले सोचेगा, सोचने के बाद वो अपने जो पार्टनर है उसके साथ शेयर करेगा, उसके बाद फिर वो सारी क्लास के साथ शेयर करेगा। मतलब कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में सोचेगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेगा और फिर पूरी क्लास के साथ शेयर करेगा। इसे कहते हैं थिंक, पेयर, शेयर मेथड। जो सेकंड मेथड है रेसिप्रोकल पेयर ट्यूटरिंग, उसमें क्या है, दो बच्चे होंगे, एक ट्यूटर होता है, एक ट्यूटी होता है। दो बच्चे हैं, जो ट्यूटर है वो लेक्चर देगा और ट्यूटी जो है उसको सुनेगा, इसे कहेंगे रेसिप्रोकल पेयर ट्यूटरिंग। ठीक है, थर्ड मेथड है जिग्सॉ स्ट्रेटेजी। इसमें टीचर जो है बच्चे को टॉपिक्स डिवाइड कर देता है और फिर बच्चा जो है एक दूसरे से क्वेश्चन पुट करते हैं, एक दूसरे को वो टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, उसे कहते हैं जिग्सॉ स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है पेयर रिव्यू। पेयर रिव्यू में बच्चा जो है इवैल्यूएट करेगा और फीडबैक प्रोवाइड करेगा दूसरे बच्चे के काम की। ठीक है, तो ये चारों ग्रुप आई होप आपको समझ में आए होंगे, और ये क्या है, पेयर ग्रुप लर्निंग है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपकी आज की इस क्लास का। नेक्स्ट हम तो टोटल आपके कितने 90 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी में मिलेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसके अलावा आप जो नेक्स्ट क्लास है आपको कल मिलेगी ट्यूसडे को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।